आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में। चैप्टर सेकंड है ये फार्माकोथेरेपेटिक्स का, डी फार्मा सेकंड ईयर में, ठीक है, जिसमें हम ई पे पहुंच गए हैं। इससे प्रीवियस का जितना भी है हमारा, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये सारी चीज़ें जो है हमारी कवर हो चुकी हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फार्माकोथेरेपेटिक्स की, उसमें ये सारी लेक्चर जो है अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके उन्हें कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब हम चल रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर पे, तो इसमें हम इन चारों को ही आज कवर कर लेंगे। देखो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगी, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखना। इसके अलावा वीडियो को पॉज कर करके अपना देखना, ये नहीं कि एक साथ आपने पूरी कंप्लीट देख ली, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हालांकि आपको इसमें सारी चीज़ें तो समझ में आ जाएंगी, काफ़ी ईजी है, बट फिर भी वीडियो को एक साथ मत देखना, पॉज करके देख लेना, ठीक है। और अगर कोई देख सकता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। चलो देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, और हाँ इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर कोई न्यू है वो देख रहा है तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इससे एक मोटिवेशन मिलती है। नोट्स आपको और जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है। टेलीग्राम का चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, उस पर मैं सारी डिजीज़, मेडिसिन कौन सी किस यूज़ में है, तो अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो वो आपके लिए वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, देखना। तो आप वहाँ पे भी सपोर्ट करो, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वर्ड आपको क्या बताता है? पूरा GIT है ना, जो हमारा पूरा ट्रैक होता है, कहाँ से लेके पूरा माउथ से लेकर के पूरा इंटेस्टाइन तक, जब तक डाइजेशन खत्म नहीं हो जाता, तो वो सारा क्या आ जाता है जिसमें? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है। मेनली स्टमक, इंटेस्टाइन ये है, बट हमारा जो फूड पाइप है, पूरी इसोफेगस, वो सब लिंक्ड है ना। तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं इनमें, तो हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो गया है, ठीक है। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। और इसमें हमारी कौन कौन सी डिजीज आती है? देखो, एक तो होती है GERD, अभी जिसको हम पढ़ने वाले हैं। पेप्टिक अल्सर आता है इसके अंदर। एल्कोहलिक लीवर डिजीज, इनके नाम से ही आपको डिजीज समझ में आ जाएंगी। IBD, ठीक है, हमारा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो गई, इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम हो गया। लीवर और पेनक्रियाज रिलेटेड डिजीज हो गई, तो इनके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। हमारे सिलेबस में देखो ये 4 हैं, एक GRD है, दूसरा पेप्टिक अल्सर है, देन एल्कोहलिक लीवर डिजीज के बारे में पढ़ना है, और हमें IBD के बारे में देखना है। इसके अंदर भी 2 आते हैं, तो हमें हर किसी का क्या देखना है? जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, एटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे, यानी कि कॉज को, जो डिजीज हमारी कैसे डेवलप हो रही है उसके बारे में देखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखना है, साइन एंड सिम्टम क्या होंगे उसके, ठीक है, कैसे लक्षण हमें दिखेंगे अगर ये बीमारी हो गई है तो। और उसके बाद कैसे हम कंट्रोल करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके से, और फार्माकोलॉजी यानी मेडिसिन देके, या फिर अपनी डेली लाइफ रूटीन को चेंज करके हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। तो नाम क्या बता रहा है? देखो, गैस्ट्रो है ना, यानी कि क्या, हमारा पूरा इंटेस्टाइन है ना, पूरा पेट, ठीक है। उसमें इसोफेजियल होगा, इसोफेजियल यानी कि जो हमारी इसोफेगस है, फूड पाइप है। रिफ्लक्स यानी कि, रिफ्लक्स का मतलब वो चीज वापस से बाहर हो जा रही है। एक तो इनफ्लक्स होता है अंदर, रिफ्लक्स वो बाहर आ जा रहा है ना। तो बाहर क्या आएगा गैस्ट्रिक में से? फूड कंटेंट ही तो बाहर आएगा, ठीक है। तो वो ही क्या है? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स, इसी को ही हम क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्टमक का क्या आ जाता है? एसिड पूरा बाहर आ जाता है। स्टमक में ऑब्वियसली एसिड ही होगा जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, तो वही क्या होगा? बाहर आ जाएगा, तो पूरा फूड भी बाहर आ जाएगा स्टमक से, ठीक है। तो वही होता है GERD। तो अच्छे से समझना है, क्यों? क्योंकि यार देखो, आज की डेट में हम लोग इतना बाहर का खाते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के हो रही है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ो, आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार, इसको ये दिक्कत हुई थी तो शायद यही हुआ था, है ना। तो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और इसमें क्या होता है देख लिया, एसिड का फ्लो बाहर हो गया है फिर से इसोफेगस से, यानी कि इसोफेगस को और क्या बोलते हैं हम? फूड पाइप। जो भी हमारा नेक से लेकर के पूरा गले से हमारा स्टमक की स्टार्टिंग का जो रहता है एरिया, वो सब क्या होता है? इसोफेगस होता है, वो हमारी फूड पाइप है। इट हैपन्स व्हेन ए वाल्व होती है ना हमारे
स्टमक के पास, है ना, कौन सी, एक तो लोअर और एक अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होगा, वो ऊपर होगा, लोअर वाला स्टमक के पास में होगा। तो जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो क्लोज नहीं हो पाता अच्छे तरीके से। जब वो क्लोज नहीं हो पाता, इसी वजह से क्या होता है, जो फूड है वो स्टमक में जब पहुंचता है उसी टाइम पे क्या हुआ है कि वाल्व जो है वो क्लोज नहीं हो पाया, उसी वजह से एसिड जो होगा स्टमक का वो वापस फ्लो बैक कर जाएगा, फूड पाइप में पहुंचेगा, और फिर इंसान को क्या होगा, दिक्कत होगी। एसिड बाहर आएगा तो समझ रहे हो, पूरी जो फूड पाइप है वो जलने लग जाएगी, है ना। इसी को जिससे बोलते हैं ना हार्ट बर्न हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन फील होगी। क्यों? क्योंकि पूरा एसिड स्टमक का वापस फ्लो उसका बैक हो गया है, बाहर हो गया है। ठीक है, तो यही था हमारा GERD, इसको ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, देखो एटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं हम किस तरीके से हो रहा है। तो जो एसिड का रिफ्लक्स है, एसिड का जो फ्लो बैक हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, वीकनेस आ गई है ना, कमजोर हो गए हैं क्या, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये जो स्फिंक्टर होता है जो खुलता है बंद होता है ना, तो वो वीक हो गया है। सोचो जैसे खाना गया, पहले वो खुला, जब खाना चला गया तो स्फिंक्टर बंद हो जाता है ताकि अब स्टमक का जो एसिड है वो अपना काम कर ले, बट ये बंद नहीं हो पाया है अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि ये वीकनेस, या तो कोई कुछ प्रेशर लगा होगा, है ना, स्फिंक्टर पे, इस चक्कर में क्या हुआ होगा, वो बंद नहीं हो पाया। ठीक है, वहाँ की मसल में दिक्कत आ गई है, कमजोर हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटियोपैथोजेनेसिस। और देखते हैं क्या क्या हो सकती है। अब हमारी ये जो मसल है ना, जो स्फिंक्टर है, वाल्व है, ये हमारी किस किस केस में कमजोर हो सकती है। या तो एब्डोमेन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, अगर पेट पे बहुत प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली फूड पाइप जो होगी हमारी, जो लोअर एरिया है, उस पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर से आप कहीं पे अगर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो चीज क्या होता है, और ज्यादा ओपन हो जाती है, क्लोज नहीं हो पाती ढंग से। तो सेम ऐसा ही हुआ है। ऐसे देखो हमें देखने को मिलता है, सम प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो एक्सपीरियंस करती है, उनको होता है हार्ट बर्न। डेली लाइफ में जो प्रेगनेंसी होगी, जो प्रेग्नेंट वुमन होगी, उसको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे प्रेशर जो होता है वो एब्डोमेन का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड कुछ खाने से भी होता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए। अब जो ज़्यादा जिम वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, तो अंडे ज़्यादा खा लिए, मिल्क ज़्यादा, है ना, ये दूध बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, बटर भी, भैया हम तो ब्रेड बटर ये सब खाएंगे, बॉडी बनाएंगे। तो उस केस में भी कुछ लोगों को क्या हो जाता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स हो जाता है। ठीक है, डिजीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। स्पाइसी, अगर ज़्यादा मसालेदार चीज़ खाई है तब भी हो जाएगा, या फिर कोई तली हुई चीज़ है, इस केस में भी ये आपको हो सकता है। देखा होगा आपने, ढकारें आने लग जाती है, कुछ निगल नहीं पाते ढंग से खाना, और कुछ खाने का भी मन नहीं करता। तो उस केस में हम बोलते हैं कि एसिड जो है वापस बाहर आ रहा है फूड पाइप से। ठीक है, और कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, जिसमें हमारा अस्थमा हो गया, अस्थमा के केस में भी, और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया है ना, या एलर्जी हो गई है, या पेन किलर है ये अगर ले रहे हैं, इनसे भी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकता है। ठीक है, और हियाटल हर्निया की वजह से भी हो सकता है। हर्निया क्या होता है कि इसमें पेट बहुत फूल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपर पार्ट जो होता है स्टमक का वो बल्ज हो जाता है, फैला फैला सा डायफ्राम की तरफ। ठीक है ना, ये इस केस में भी क्या होता है, कौन डाइजेशन जो है वो काफ़ी मतलब हद तक अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, हर्निया के केस में, हर्निया कुछ नहीं है, बस एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें स्टमक बहुत ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देख सकते हैं हम, साइन एंड सिम्टम हमें क्या देखने को मिलेंगे कि किसी को अस्थमा है ना, तब उसको भी हो गया, या फिर निमोनिया हो रखा है पहले तो हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब हमें देखने को मिलेगा अगर उसे GERD हो गया है। हार्ट बर्न के केस में पेन भी होगा चेस्ट में, और कुछ निगलने में, है ना, खाना वगैरह खाने में डिफ़िकल्टी होगी, या फिर काफ़ी टाइम से ड्राई क्रोनिक कफ है तो उसको भी ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखते हैं अब हम कि कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अवॉइड करो स्पाइसी, एसिडिक। अब देखो ये चीज़ समझो आप कि जो आप कॉज में लिख रहे हो ना, उसको थोड़ा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना, कि अगर वो स्पाइसी से इस कारण से अगर हो गया है तो हम उसी को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। एसिडिक को, है ना, फैटी फ्राइड फूड, इन सब तेल तली चीज़ों को नहीं खाना है। वेट मैनेज करना है। ठीक है, ना ज़्यादा वेट होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि तुम
ईटिंग हैबिट्स यही कि पूरे टाइम स्पाइसी खाए जा रहे हो या फिर पूरे टाइम तली चीज़ें, कि भैया सर्दी आ गई है डेली पराठे खाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और क्या है, अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल को अवॉइड करना है, उससे भी ये हो सकता है। ये भी आपको ना कैसा सिम्टम दिखते हैं, जैसे बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई है ना, तो यहाँ पे भी एसिड का कंटेंट बाहर आ रहा है, तो ये भी एक तरीके से वही है ना। स्मोकिंग कर रहे हैं, ये भी नहीं करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड लाइंग डाउन फॉर 2 to 3 आवर्स, है ना। ये नहीं कि तुम तुरंत खाना खाते ही लेट गए हो, आपको अवॉइड करना है, लेटना नहीं है 2 से 3 घंटे तक खाना खाने के बाद, ठीक है। और वेयर लूज फिटिंग क्लॉथ, ढीले कपड़े पहनने हैं ताकि प्रेशर ना पड़े एब्डोमेन में। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ने की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है टाइट कपड़े पहनने से। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या देख सकते हैं, जैसे हम एंटा एसिड दे सकते हैं, ठीक है। एंटा एसिड अगर हम देखें जैसे डाइजीन है, तो उसमें हमें ये दोनों सॉल्ट मिलेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही ये भी एंटा एसिड की कंपोजिशन में आते हैं, तो ये बेस हैं, एसिड को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। तो एसिड की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ये भी क्या करते हैं, एसिड को रिड्यूस करते हैं, स्टमक के एसिड को रोकते हैं, है ना। तो कौन से ड्रग होते हैं इसमें, रेनिटिडीन हो गया, H2 रिसेप्टर यानी हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर हो गए, फेमिटोडीन हो गया। और क्या होगा, प्रोटोन पंप इनिबिटर है जिसमें ओमिप्राजोल आ गया, पेंटाप्रोजोल है, तो ये प्रोटोन पंप इनिबिटर है, यानी कि ये जो H+ होगा, है ना, जो क्लोराइड आयन अगर है ना, मतलब स्टमक में, तो क्लोराइड आयन को से मिलने से रोक देंगे, तो HCl नहीं बन पाएगा, तो वो प्रोटोन पंप इनिबिटर करते हैं। प्रोकाइनेटिक्स दे देंगे, यानी कि मूवमेंट जो पहले से ही क्या एक्टिव कर देंगे, है ना, अच्छी कर देंगे, प्रो होंगे, तो उसमें मेटोक्लोप्रामाइड हो गया, इंटेस्टाइन की मूवमेंट अच्छी करना, डोमपेरिडोन हो गया, जैसे अगर उल्टी हो रही है तो डोमपेरिडोन दे देंगे, है ना, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को सही कर देंगे। सीसाप्राइड हो गया, या फिर एक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, इराइथ्रोमाइसिन भी दी जाती है। तो ये था हमारा क्या, GERD के बारे में। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये क्यों होती है, एसिड जो होता है वो बैक फ्लो कर जाता है इसोफेगस में, स्टमक से, किस वजह से, क्योंकि जो लोअर स्फिंक्टर है वो क्लोज नहीं हो पाते प्रॉपरली। और ये क्लोज क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये वीक हो गए हैं स्फिंक्टर, ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, कुछ मेडिसिन खा ली है उस वजह से भी हो सकता है, और पेन किलर वगैरह ले लिया है, या फिर अगर हार्निया हो गया है तो उस पेशेंट को भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सारा GERD के बारे में। अब नेक्स्ट डिजीज देखते, देखो पेप्टिक अल्सर है, मैं सिलेबस में भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, सेकंड है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर से आप क्या समझ रहे हो, यानी कि पेप्टिक बोले तो क्या, पेप्सिन, पेप्सिन कहाँ है, स्टमक में। अब तो ये वर्ड रिलेट कर रहा है कि स्टमक में क्या हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं, है ना, छाले हो गए हैं, जैसे माउथ में होते हैं ना सोर, ऐसे ही स्टमक में भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सोर मीन्स क्या हो गया है कि वो छिल गया है उस जगह पे, है ना, छाले यानी छिल जाना, ठीक है, ये हो गया है, तो सोर को हम बोल सकते हैं, ठीक है। सोर दैट फॉर्म्स ऑन द, कहाँ पे बनते हैं, लाइनिंग ऑफ द स्टमक पे, स्टमक की लाइनिंग पे, और कैसे, स्मॉल स्टमक की लाइनिंग पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे, और ईसोफेगस पे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और देख सकते हैं हम, देखो स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे हमें मिल रहा है गैस्ट्रिक ट्रैक है ये, है ना, तो यहाँ पे इसकी जो लाइनिंग होगी वो, और क्यों होते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। देखो दिखा थोड़ा बहुत कि 2 तरीके के ना फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में हमारे। एक तो होती है अग्रेसिव फैक्टर, ठीक है, ये जो अग्रेसिव फैक्टर होंगे ये हमारे एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में क्या करेंगे, एसिड की मात्रा को बढ़ाएंगे, है ना, एसिड रिलीज होगा इनकी वजह से। और एक होता है हमारा प्रोटेक्टिव फैक्टर, अग्रेसिव और एक प्रोटेक्टिव होते हैं। अब ये जो प्रोटेक्टिव नाम बता रहा है, जैसे म्यूकस हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, है ना, ये यहाँ पे रिलीज होंगे। तो म्यूकस जो होगा वो भी एसिड को क्या होगा, रोकेगा, लाइनिंग के पास रहेगा, तो एसिड पेप्टिक अल्सर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन जो होगा ये भी एसिड के सिक्रीशन को कम करवाएगा। तो इन दोनों में ही इम्बैलेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाए और एसिड की मात्रा बढ़ती हुई चली गई, ठीक है। तो इसके बारे में वैसे मैंने ज़्यादा यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए।
चलो आगे देखते हैं अब एटियोपैथोजेनेसिस में कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। एक सबसे पहला तो हम जानते हैं जो वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एच पाइलोरी की वजह से क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर क्या है, बैक्टीरिया है, नाम बता रहा है। ये क्या कर देते हैं, स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लेयर है यानी म्यूकस है वहां पे जहाँ पे, उसको वीक कर देते हैं। अब वीक हो जाएगी तो स्टमक का जो एसिड आएगा वो वहां पे पहुंच जाएगा और लाइनिंग को क्या कर देगा, स्टमक की डैमेज कर देगा। ठीक है, एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन, एसिड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, उस केस में भी पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनसेड, अगर तुम पेन किलर जैसे नॉन स्टेरॉइडल एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इसका यूज अगर आप लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। स्मोकिंग, स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करता है पेप्टिक अल्सर करने में, है ना। स्ट्रेस ज़्यादा लोगे, नींद नहीं आएगी, नींद पूरी नहीं होगी तो एसिड की मात्रा जो होगी वो भी हमारे स्टमक में बढ़ जाएगी, इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये हो गया। अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा है, उस केस में भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है, छाले हो जाएंगे, है ना, स्टमक की लाइनिंग सोर हो जाएगी। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, किसी जीन की वजह से, है ना, कोई एंजाइम है वो हेरिडिटी की वजह से होता है ना कि जीन में चेंजेस आ गए हैं, वो वहाँ पे अगर जीन की कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं पेप्टिक अल्सर का। हार्ट बर्न, तो आप देख रहे हो ये जो चारों डिजीज है ना, ये चारों ही क्या एसिड से रिलेटेड है। ठीक है, स्टमक के, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी में एसिड बैक फ्लो कर जा रहा है, वापस से फूड पाइप में पहुंच जा रहा है, या किसी में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रहेगा तो आप सारी चीज़ें लिख के आ जाओगे। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल सब सेम है। वोमिटिंग, है ना, वोमिटिंग हुई। और देखो पायरोसिस किसको बोलते हैं, हार्ट बर्न को, यानी कि पूरा जो फूड पाइप है वो हमारी जल रही होती है, तो हार्ट भी तो यहीं पे है ना हमारा, तो इसलिए कहते हैं कि पूरे में बर्निंग सेंसेशन फील होती है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, है ना, इससे कब्ज भी हो सकता है, या फिर डायरिया हो गया है। ठीक है, तब भी हम बोल सकते हैं कि पेप्टिक अल्सर हो गया है। या तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो गई। ठीक है, 15% जो लोग होते हैं उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, छाले होने की वजह से। या फिर मेलेना हो गया है, मेलेना का मतलब जो डार्क या फिर जो स्टूल होगा ना, वो जो पास होगा एनल से, वेस्ट प्रोडक्ट स्टूल बोलते हैं उसे, वो काफ़ी ज़्यादा डार्क होगा, तो हम कहेंगे कि हाँ इसको भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, डार्क किस वजह से हो गया तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो गया है डार्क, है ना। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखेंगे तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड करो स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, फैटी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको अवॉइड करना है। सिजेशन ऑफ एनसेड, सिजेशन का मतलब होता है रोक देना, तो रोकना है किसको, एनसेड्स को, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को, जिसमें आइबुप्रोफेन अभी बताया है ना, डाइक्लोफेनाक हो गया, पैरासीटामोल हो गया, है ना ये, बट पैरासीटामोल आपका एंटीपायरेटिक में भी आता है। अवॉइड करेंगे स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी है। वेट मैनेजमेंट करना है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन दो इस केस में, है ना, क्यों, क्योंकि कितनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, जीआई ब्लीडिंग अगर हो गई है, या फिर डायरिया हो गया है, डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, तो ओआरएस वगैरह भी दो, है ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या देखेंगे हम कि हाँ, और एक और चीज़, अगर जो पेप्टिक अल्सर हुई है तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया होंगे उनको भी हार्म होगा, है ना, तो हम इस केस में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में हम क्या दे सकते हैं, प्रोबायोटिक्स वगैरह, प्रीबायोटिक्स, ये सब भी हमारे दे सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है, देखो पीपीआई जो अभी हमने इससे पिछले में पढ़ा था, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, H+ को रोकेंगे, है ना, प्रोटोन को, तो ओमिप्राजोल आ जाती है इसमें, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ठीक है, जोल वाले इसके अंदर आते हैं। एंटीबायोटिक्स में हम एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी कि कौन सा वाला, H2, ठीक है, H2 ब्लॉकर जो होगा, जो रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ज़ैंटेक हो गया, है ना, ये ब्रांड नेम वगैरह हो गए, जो रेनिटिडीन, फेमोटिडीन है उनके, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटा एसिड में डाइजीन दे सकते हैं। प्रोटेक्टिव में डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, पेप्टोबिस्मॉल दे देते हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है, नहीं, म्यूकस को अच्छे से सेव करके रखता है, ठीक है, लाइनिंग अच्छी रहती है स्टमक की इस केस में। तो ये था पेप्टिक अल्सर के बारे में, कुछ मुश्किल नहीं है, ये भी ईजी है काफ़ी। अब नेक्स्ट वाली डिजीज़ को देख लेते हैं, अल्कोहल लिवर डिजीज़। अब नाम क्या बता रहा है
कि अल्कोहल की वजह से लीवर में डिजीज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल जो होता है ना, वो उसका जो मेटाबॉलिज्म, हम कोई भी चीज़ खाते हैं, कुछ भी पी रहे हैं, तो सब चीज़ का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसको बॉडी से बाहर भी जाना है। तो सेम ऐसे ही अल्कोहल का भी होता है, तो वो लीवर में ही होता है। अब लीवर में उसी की वजह से अगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाए, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा करवाना पड़ रहा है लीवर को, तो लीवर में क्या होगी, डिजीज़ हो जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है, यही रीज़न है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा है, लीवर में। ठीक है, तो अल्कोहल लीवर डिजीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द लीवर। लीवर का फंक्शन जो काम कर रहा है वो भी बदल गए, लीवर का जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो गई है किसकी, अल्कोहल की, ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, नाम में ही पूरी डिजीज की डेफिनेशन छुपी हुई है। एटियोपैथोजेनेसिस में देखेंगे वही प्राइमरी कॉज क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड हैवी ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं इसकी वजह से। और दूसरा, ये लीवर में क्यों हो रही है ये डिजीज़, अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म की वजह से। अभी बताया कि जो मेटाबॉलिज्म का मतलब कुछ नहीं होता, अब उसे तोड़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी है उसमें, ठीक है, टूटेगा, वो चेंज होगा, है ना, तो ब्रेक डाउन होगा एक तरीके से। तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया, तो अल्कोहल अपनी फंक्शन को चेंज करेगा, यानी उसका स्ट्रक्चर बदलेगा, जो भी है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वो सब बदलेंगे। ठीक है, तो वो जब ट्रांसफॉर्म होंगे तो वो कहाँ पे होते हैं, लीवर में होते हैं, क्योंकि एक्सक्रीशन भी होना ही है। किस वजह से, तो मेटाबॉलिज्म होता है तो वहाँ पे एंजाइम वर्क करते हैं, तो यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, अल्कोहल को तोड़ देता है, ADH नाम से जानते हैं। और कौन सा एंजाइम काम करता है, साइटोक्रोम P450। ठीक है, और ये जब इसको मेटाबोलाइज्ड करते हैं तो एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, तो वो जो प्रोडक्ट बनता है ना, बाय प्रोडक्ट जो बाहर निकल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, जिसका नाम है क्या, एसिटल्डिहाइड। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ने अल्कोहल को तोड़ा और बाय प्रोडक्ट निकला एसिटल्डिहाइड, और वो ही लीवर की सेल को डैमेज कर देता है और इन्फ्लामेशन को कॉज कर देता है। ठीक है, डैमेज होंगी और साथ में लीवर में सूजन भी आ जाएगी। तो ये है अल्कोहल का पूरा मेटाबॉलिज्म, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया, और ये रिलेट हो गया है किससे, अल्कोहल लिवर डिजीज से। ठीक है, और अगर आपको कहीं किसी पॉइंट को समझने में दिक्कत आती है तो आप एक डिस्कशन ग्रुप है, उसमें भी आप मुझे बता सकते हो कि आप ये चेंज करो, इस तरीके से बताओ, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, या फिर और बताओ, है ना, सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हो। पढ़ाई से रिलेटेड मैं सभी बातों का रिस्पॉन्स देती हूँ, उसके अलावा नहीं, है ना। फैटी लिवर देखें तो क्या हो गया है, एक्सेसिव अल्कोहल जो होगा उसकी वजह से फैट में उसका वो जमने लग जाएगा, एक्युमुलेशन होगा फैट का लीवर के सेल में। ठीक है, अल्कोहल की वजह से फैट भी वहाँ पे एक्युमुलेट हो गया। ठीक है, क्योंकि लीवर के सेल जो है वो काम ही नहीं कर रहे हैं, डैमेज हो गए हैं। ठीक है, फैट को नहीं तोड़ पा रहे हैं वो, तो ये। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, जीन की वजह से भी हो सकता है ये, है ना। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, साइन और सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, जैसे फैटीग, बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, एनर्जी बहुत लॉस होगी। ठीक है, एपेटाइट एंड वेट लॉस, भूख भी नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा इस केस में, भूख लगना बंद, भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा इंसान तो वेट लॉस हो जाएगा। नोजिया, पेन इन एब्डोमेन, और अगर ये जो अल्कोहल लिवर डिजीज़ अगर ये एडवांस स्टेज में आ जाती है, जब और आगे बढ़ जाती है ये बीमारी, तो ब्लीडिंग भी होने लगती है, ब्लीडिंग होती है, एडेमा हो जाता है, एडेमा यानी कि फ्लूइड का रिटेंशन हो जाना, बॉडी में फ्लूइड का बढ़ जाना, फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है, ये बढ़ जाएगी, और क्या, जॉन्डिस, पीलिया भी हो सकता है, और इम्पोर्टेंस हो जाएगा, यानी कि अब उसको बच्चे पैदा करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इम्पोर्टेंस हो जाना, है ना, फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। ये हो गया। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, लेस अल्कोहल कंजम्पशन की, भाई कंजम्पशन अल्कोहल हैवी ड्रिंकिंग मत करो, धीरे धीरे कम कर दो, ईटिंग ए हेल्दी डाइट, है ना, और वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस A एंड B, इसका वैक्सीनेशन करवाओ, है ना, ताकि लीवर डिजीज़ की वजह से ये ना हो जाए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडेमा हो रहा है इस केस में, तो कोई भी डायूरेटिक दे देंगे, एक फ्रूसेमाइड हो गया, स्पाइरोनोलैक्टोन हो गया, कोई भी दे सकते हैं। विटामिन K दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग भी हो जाती है कुछ पेशेंट में, अगर वो इस एडवांस स्टेज में है तो ये क्या होगा, क्लॉटिंग कर देंगे, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना यहाँ पे। और एंटीबायोटिक दे सकते हैं हम, एमॉक्सिसिलिन हो गया, एराइथ्रोमाइसिन हो गया, वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उनकी वजह से भी हो रहा है तो आराम होगा, है ना, यहाँ पे
बैक्टीरिया की वजह से। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है इसमें, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को कवर किया है, पैप्टिक अल्सर कवर किया है और एल्कोहल लिवर डिजीज कवर किया है। ठीक है, शुरू की दो एसिड की वजह से है, थर्ड वाली हमारी एल्कोहल कंजम्पशन की वजह से लीवर खराब हो रहा है, लीवर के सेल डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, बाउल यानी कि पूरा जो हमारे इंटेस्टाइन है ना, उसकी जो मूवमेंट है ना, पूरा पेट है, उसमें क्या हो गई है, सूजन आ गई है ना, इन्फ्लामेशन हो गई है, तो वही क्या है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। ठीक है, ये इसके अंदर भी क्या, ये कॉमन नेम है दो बीमारियों के लिए। वो दो बीमारी कौन सी है, एक क्रोन्स डिजीज और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो डिस्क्राइब टू क्रोनिक डिजीज को ये डिस्क्राइब करता है इंटेस्टाइनल ट्रैक की हमारे, जिसमें हमारा पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सभी चीजें आती है। तो इसके अंदर भी फर्स्ट वाला क्या है, क्रोन्स डिजीज, सेकंड है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो हमने यहाँ पे दोनों को ही अलग अलग तरीके से पढ़ा है। तो देखो क्रोन्स डिजीज है, इसको आप पहले समझो, ये क्या है, ऐसी बीमारी है जो अफेक्ट करेगा, है ना, जो असर डालेगा, जो दिक्कत देगा किसको, किसी भी पार्ट को, जीआईटी के यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के माउथ से लेकर के एनस तक किसी भी पार्ट में दिक्कत आएगी, है ना, इन्फ्लामेशन होगी, तो वो क्या है, क्रोन्स डिजीज है, बाउल डिजीज। ठीक है, अब जो अल्सरेटिव होता है ना, ये सिर्फ हमारा किसमें, कोलन है, कोलन जो हमारा, उसमें अगर दिक्कत आएगी, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहीं के लिए वो उसी को अफेक्ट करेगा पार्ट को, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो अब पहले हम क्रोन्स देख लेते हैं। क्रोन्स के टाइप्स देखेंगे तो देखो इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ये ध्यान रखो। तो जो इलियोकोलाइटिस है यानी कि इलियम पार्ट में, ठीक है, तो देखो इन्फ्लामेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में हो रही है। ठीक है, इलियो वाली में क्यों, क्योंकि इलियो और कोलन, इलियम और कोलन, इलियम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट और कोलन हो गया हमारा लार्ज का, तो दोनों में ही इन्फ्लामेशन हो रही है। बट इलाइटिस जो है ये सिर्फ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, सूजन आ गई है, तो हम क्या बोल देंगे, इलाइटिस हो गया है। गैस्ट्रोड्यूडेनल बोले तो स्टमक में और ड्यूडेनम दोनों में, गैस्ट्रिक है तो स्टमक, ड्यूडेनल है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया है। ठीक है, और जेजेनोलाइटिस अगर देखें तो ये क्या होगा, देखो हमारा जेजेनम में होगा। ठीक है, ड्यूडेनम जेजेनम इलियम होता है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और ड्यूडेनम भी दोनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन की ही है। ठीक है, सिर्फ ये वाला हमारा लार्ज और स्मॉल दोनों में हो रहा है। तो ये था इसका टाइप, इजी है, देखो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा इसका। फिर उसके बाद एटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं इसकी, जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर तो आप हर डिजीज में लिख करके आ जाओ क्योंकि वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद अब ये जो आप देखो रहे हो ना, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ये ना यहाँ पे इम्यून सिस्टम का बड़ा रोल है। दोनों ही बीमारी में इम्यून सिस्टम क्या करता है, डिसफंक्शन हो जाता है, अपनी ही बॉडी को अटैक करने लग जाता है, ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स दिखने लग जाता है, एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, जिससे हमारे ही सेल्स खत्म होने लगते हैं। तो इम्यून सिस्टम में डिसफंक्शन होने की वजह से भी हो रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होंगे, इन्वायरमेंट के जैसे इन्फेक्शन अगर कोई हो गया है, ठीक है, या डाइट की वजह से बहुत बेकार डाइट ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको ये क्रोन्स डिजीज हो सकती है। या माइक्रोबियल इम्बैलेंस हो गया, यानी कि हमारे पेट में हमारे दो टाइप के होते हैं ना बैक्टीरिया, एक तो बेनिफिशियल होते हैं और एक हार्मफुल होते हैं, तो दोनों में इम्बैलेंस हो गया, हार्मफुल वाले बैक्टीरिया ज़्यादा है प्रेजेंट और जो बेनिफिशियल वाले हैं, है ना, वो जो फ्लोरा के लिए है वो वाले हमारे बेकार हो गए हैं। तो माइक्रोबियल इम्बैलेंस आ गया है, उसकी वजह से भी हमारा क्रोन्स डिजीज हो सकती है। या फिर बहुत टाइम से इन्फ्लामेशन चल रही है हमारे एब्डोमेन में, तब भी क्रोन्स डिजीज हो सकती है। ठीक है, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। चारों चीज़ें जो चारों बीमारी हैं एक दूसरे से रिलेट करके ही हैं। देन उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सेम है, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रोनिक डायरिया होगा, दस्त होंगे लंबे समय तक, फैटीक थकान होगी, वेट लॉस हो जाएगा, फीवर। अब देखो इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो बुखार भी आ जाएगा, रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है क्योंकि हमने देखा इन्फ्लामेशन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो रही है, तो रेक्टल में यानी है ना एनस के पास, वहां पे भी क्या होगा, हमारी ब्लीडिंग हो सकती है। देन एनोरेक्सिया, भूख ना लगना। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। या ब्लोटिंग हो रही है ना, पेट में मरोड़ वगैरह हो रही है, उस केस में भी हम कह सकते हैं ना कि
क्रोन्स डिजीज़ हो गई। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो हम क्या क्या दे सकते हैं, डाइट में मॉडिफिकेशन कर दिया, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में हमने प्रोबायोटिक्स दे दिए, अच्छे बैक्टीरिया को डेवलप करेंगे। अवॉइड स्मोकिंग अवॉइड करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एमॉक्सिसिलिन है ना, हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं उनको किल करने के लिए। एंटी डायरियल हो गया है, लोपेरामाइड। बायोलॉजिक्स दे सकते हैं हम इसमें कि जैसे एंटीबॉडीज, क्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गई, और सीरा वगैरह हो गया है ना, ये ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो, है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी ना हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं क्योंकि इन्फ्लामेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जैसे कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोन, ये सारे दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट, अल्सरेटिव कोलाइटिस। बताया था मैंने ये हमारे किस में होगी, कोलाइटिस है तो कोलन में, और कोलन किसका पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। यहाँ पर अगर डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को, किसी भी, बट सबसे ज़्यादा कोलन को, ठीक है। अल्सर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सोर हो जाता है ना, अल्सर हो जाना। एटियोपैथोजेनेसिस, देखो नाम बता रहा है, अल्सर हो गया है कोलन में, ठीक। और एटियोपैथोजेनेसिस में ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो गया है। तो जो ये हम देखेंगे, हमें ध्यान रखना है, जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ये डिजीज़ होती है। ज़्यादा इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है, तो जिस वजह से इम्यून सिस्टम गलती से क्या करता है, खुद की ही बॉडी पे अटैक कर देता है, कॉजेस इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज, जैसे बोलते हैं ना ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ भी एक उसमें से है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है ना, हो गई ऑब्वियसली, फीलिंग टायर्ड, फैटिक, फीवर, जॉइंट पेन होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख वूख लगना बंद हो जाएगी, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखे तो डाइट मॉडिफिकेशन करो यार, तुम तली वली चीज़ें मत खाओ, साग सब्जी फल इनका कंज्यूम करो, ये इनका कंजम्पशन आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाना है ना। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे सकते हैं हम, मल्टीविटामिन दे दो, प्रोटीन दे दो, और मिनरल्स ताकि बने रहें। डिहाइड्रेशन हो गए तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट की भी कमी हो गई है, तो वो इन सब से पूरे हो जाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करो, है ना, वेट को मैनेज करो, इन सब पे ध्यान देना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में या तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं, जैसे सैलिसिलेट्स दे दिया, अमीनो सैलिसिलेट हो गए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वही क्या हो गया, कॉर्टिकोसोन हो गया, है ना, कॉर्टिसोन हो गया। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट दे सकते हैं, जैसे कैंसर के केस में भी देते हैं, जैसे ऐसा थायोप्रिन हो गया, ठीक है। उसमें भी तो इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स पर अटैक करने लग जाता है, तो हम सेम ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, तो इम्यूनो सप्रेसिव जो सप्रेस कर देंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट दे सकते हैं, कौन से, मेट्रोनिडाजोल हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। तो यहाँ पे आपने चारों बीमारियों को कवर कर लिया है। आपको ध्यान रखना है कि किस केस में क्या हो रहा है, उससे ही आप सारी चीज़ें कवर करके आ जाओगे। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जहाँ तक है सारे जो ड्रग्स हैं वो सेम ही चल रहे हैं, सिर्फ लास्ट वाले में हमारे चेंज हुए हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, नहीं तो और जो 3 थे उसमें हम देख रहे थे कि प्रोटोन पम्प इनहिबिटर दे दिया, एंटासिड दे दिया, ठीक है, ये सब। और लीवर वाले में भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दे रहे थे, इन्फ्लामेशन कॉज हो रही थी, तो है ना। ये था हमारा किसके बारे में, सारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के बारे में यहाँ हमने कवर कर लिया है। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे ये सिलेबस पूरा कवर हो जाए, देन फिर इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। एग्जाम से काफ़ी दिन पहले मैं करा दूंगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर के जैसे नहीं होगा इस बार। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंचनी चाहिए क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही मेहनत करी है आपके लिए, तो आपको और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट कैसे होगा, आगे शेयर करके। सो गाइस, थैंक यू। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।